नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और ये है खास मुलाकात। और हमारी खास मुलाकात हो रही है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी से, जिनसे हम ट्रांसपोर्ट पर तो बातचीत जो है वो बाद में करेंगे, लेकिन इस वक्त का जो सबसे बड़ा मुद्दा है लैंड बिल कैसे पास होगा उस पर चर्चा करेंगे। गडकरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आपसे पहला सवाल यही है कि बस अब 20 अप्रैल से पार्लियामेंट शुरू होने वाली है, आप स्पेशल असाइनमेंट के तौर पर लैंड बिल पास हो जाए इस पर लगे हुए हैं और विपक्ष का कहना है कि हम किसी हालत में पास होने नहीं देंगे। तो दरअसल क्या होने जा रहा है जब संसद शुरू होगी, पहले तो आप यही बताइए। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमने इस पर जो चर्चा हुई है संसद में, उसमें 9 अमेंडमेंट हमने इसको जोड़ी है। जो 5 हमने की थी उसके बाद 9 और जोड़ी है, और हर परिवार में एक को नौकरी देने की बात आई, वो भी मान्य की है। तो चर्चा में संसद में जो भी बातें विपक्ष के लोगों ने सुझाई वो हमने एक्सेप्ट की है, और इसीलिए बीजू जनता दल के लोगों ने हमको समर्थन भी किया है। अब जिन लोगों को हमको विरोध ही करना है कुछ भी करने के बाद, उसका तो कोई हमारे पास जवाब नहीं है। मैं एक छोटी सी कहानी मैंने बताई थी कि एक छोटा बच्चा टोपी पहनकर जा रहा था, तो राजा ने उसकी टोपी ली, तो उसने कहा राजा भिखारी है, मेरी टोपी ले ली। और जैसे उसने राजा ने सुना वो गुस्सा आया, उसने टोपी फेंक दी, तो उसने कहा राजा डर गया, मेरी टोपी वापस दी। तो ये कांग्रेस की राजनीति ऐसी है। इन्हीं के मुख्यमंत्री, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं की सरकारें इस लैंड एक्विजिशन कानून का विरोध कर रहे थे, उनके लिखित पत्र हमारे पास पड़े हैं। ये हुड्डा जी, आज मुझे आश्चर्य लगा, ये लैंड एक्विजिशन के ऊपर रैली हो रही है, इसके विरोध में इसकी तैयारी करने में जुटे। यही हुड्डा की सरकार थी उस समय हरियाणा की, जिनने किसानों की जमीन लेकर लुटवाकर पूरे बिल्डर और डेवलपर को दी है। तब इनको ऐसा ही याद नहीं आया, तब इनको कंसेंट क्लॉज नहीं याद आया, और आज राजनीति कर रहे और इसके लिए आंदोलन कर रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है, ये डबल स्टैंडर्ड है। तो सर ये बताएं कि बीजेडी का आपने नाम लिया, लेकिन हमारा अजम्पशन ये था कि सपा, बसपा और जयललिता, इनको भी आपने अपनी तरफ कर लिया है और कांग्रेस और लेफ्ट को आइसोलेट करके आपको उम्मीद है कि आप राज्यसभा में अपने नंबर बना लेंगे। हमारा ये अजम्पशन सही है कि गलत है? देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि हम कांग्रेस पार्टी से भी सहयोग चाहते हैं। हमारी उनसे प्रार्थना है कि ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये देश के विकास के लिए। मुझे बताइए, देश के किसानों के खेत को पानी नहीं मिलना चाहिए? गांव के लड़कों को रोजगार, सर आपको समर्थन भी चाहिए, मुंबई आकर करने। सर आपको समर्थन भी चाहिए, और श्रीमती सोनिया गांधी को आप करारा और फिर उसके बाद सुपर करारा जवाब भी लिख देते हैं, उनको डिफेंसिव में डाल देते हैं, तो कैसे समर्थन मिलेगा? आपकी भाषा थोड़ी सी प्यार मोहब्बत वाली होनी चाहिए। सर, सोनिया जी हमारे देश की बहुत बड़ी नेता है, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। मैंने सर रिक्वेस्ट की उनको सर कि आप ये इसके लिए समर्थन करिए, और मैं उनका सम्मान करता हूं। हमारे तरफ से ऐसी कोई बात नहीं होगी। और आज भी सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी कोई पॉजिटिव सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हम सब लोग सर उस सुझाव को स्वीकारने के लिए भी तैयार है। अच्छा, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं है हमारा। तो असल बात जो मैं समझना चाह रहा हूं, पास कराने की आपकी रणनीति क्या होगी? क्या ये होगा कि इस बिल को फिर से पेश किया जाए लोकसभा में, क्योंकि अमेंडमेंट अब उसमें शामिल किए जाएंगे, और उसके बाद ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाए और वहां से उसके बाद पास कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए, राज्यसभा में सीधे जाने के बाद अलग कमेटी न बने? देखिए सर, पहली बात तो ऐसी है कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये ऐसी बातें मैं भी सुन रहा हूं, पर ये प्रधानमंत्री है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री है, वो इसके बारे में अंतिम निर्णय करेंगे। मुझे कोई पता नहीं सर इसके बारे में। जी बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर, वो ये है कि क्या कहीं ये रियलाइजेशन है कि लैंड बिल का जिस तरह से नैरेटिव पहले चला, ऑर्डिनेंस ला के हम तो पास करा ही लेंगे, भरोसा बन जाएगा इन्वेस्टर का, वो उल्टा पड़ गया और अचानक आप लोगों को किसान विरोधी करार दे करके विपक्ष ने एकजुट होकर के आपको डिफेंसिव में डाल दिया। इसलिए लगातार आप और आपके दूसरे सारे सहयोगी इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री, अब कितने जबरदस्त आप लोग किसान समर्थक हैं, कितने गरीब समर्थक हैं, इसका एक्स्ट्रा बयान आप लोगों को बार बार देना पड़ रहा है सर। देखिए, जब कन्विंस नहीं किया जाता तो कंफ्यूज करने की कोशिश होती है सर। कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार गई और हताशा के कारण, निराशा के कारण 2 बातें कांग्रेस और कुछ हमारे विपक्ष के साथी कर रहे हैं। पहली बात है कि वो माइनॉरिटी के मन में डर पैदा करके ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार ये माइनॉरिटी के खिलाफ है। दूसरा, ये काम करना चाहते कि हमारी सरकार गांव, गरीब, मजदूर, किसान के खिलाफ है, गरीब के खिलाफ है, ये कारपोरेट और धनवानों की सरकार है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो यूपीए सरकार ने जो बिल पास किया था लैंड एक्विजिशन का, उसमें हमने 5 दुरुस्ती जोड़ी है। एक डिफेंस से रिलेटेड जो कुछ हमको करना है उस काम के लिए कंसेंट क्लॉज से और ऐसे हमने एग्जम्पशन दिया। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में गांव के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के सरकारी स्कूल, गांव का अस्पताल, गांव में ट्रांसफार्मर और सिंचाई,
अब मुझे बताइए संजय जी, 80% लैंड केवल सिंचाई के लिए एक्वायर्ड होती है। अगर जहां डैम बन रहा है वहां 3000 एकड़ जगह जिनकी जाती है और पानी कैनाल से कम 3 लाख एकड़ जाता है। ये कानून ये कहता है कि 3000 लोग जमीन मालक है, उसमें 80% लोग अनुमति दे तो बनाओ। इसका मतलब डैम मत बनाओ, रोड मत बनाओ, रेलवे मत बनाओ, गांव में एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मत लाओ, डिफेंस की सुरक्षा के लिए लैंड मत लो। तो मुझे बताओ देश का विकास कैसे होगा? जी, बरसात का पानी आता है, 70% पानी समुद्र में चला जाता है, केवल 15% पानी डैम और तालाब में जाता है और 15% पानी कंजर्वेशन होता है जमीन में। तो क्या 70% पानी समुद्र में जाता रहेगा? क्या इसको रोके नहीं कि किसानों के खेत को पानी ना दे? जी, मुझे बताओ गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण कैसे होगा? तो ये बताएं, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसकी हालत ठीक नहीं है। जी, ये बताएं सर कि पिछले दिनों में कई बिल आप लोग पास करा पाए, वो बड़ी कामयाबी आप लोगों की रही। अब एक लैंड बिल का पास होना इसलिए जरूरी है कि जो ग्रोथ एजेंडा आप लोगों ने देश से प्रॉमिस किया है उसको डिलीवर कर पाए। ऐसे में आपकी वो क्या आपका अनुमान क्या है, कब तक ये बिल जो है कानून में तब्दील होकर के एक्शन में आ जाएगा? अप्रैल महीने में, मई महीने में ये काम हो जाएगा, मई तक हो जाएगा, या बात मॉनसून सेशन या उसके बाद विंटर सेशन तक जाएगी? देखिए, मैं तो पहली बात ये मानता हूं कि हम जिस प्रकार से सबके पास जाकर इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गांव गरीब मजदूर किसान के हितों में है, किसानों की गरीबी दूर होगी, किसानों के खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, गांव का विकास होगा। और मेरा विश्वास है कि देश की विपक्षी पार्टियां भी देश हित को ध्यान में लेकर इसको समर्थन देगी। जिस प्रकार से बीजू जनता दल ने दिया है, बाकी भी पार्टियों ने दिया है, मुझे लगता है हमको समर्थन मिलेगा और ये कन्विंस हो जाएंगे और देश के हित में हम सब लोग मिलकर ये निर्णय करने में हम लोग सफल होंगे, ये मेरा विश्वास है। जी बिल्कुल। आइए अब थोड़ा विषय बदलते हैं जो आपके मंत्रालय से जुड़ा है, और वो ये है कि जो 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों का मसला है उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पोजीशन ली है और अब आप सरकार उसको चुनौती देने की का इरादा रख रही है। ये इस पर मेरा सवाल बड़ा सिंपल है कि दिल्ली में बताते हैं कि सबसे जहरीली और जानलेवा हवा हो गई है, पॉल्यूशन की हालत बहुत खराब है। ऐसे में ये कदम तो बहुत अच्छा है कि पॉल्यूशन फैलाने वाली गाड़ियों को हटाया जाए। टफ लग सकता है लेकिन टफ डिसीजन तो लेने की जरूरत ही है ना सर? पहली बात तो ऐसे है कि जो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने निर्णय किया उससे मैं बिल्कुल सहमत हूं और हमारे डिपार्टमेंट में 1 साल में लगातार मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में इथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिक, इसकी नई नई टेक्नोलॉजी ला रहा हूं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये हमारा डीजल से जो पोल्यूशन हो रहा है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वेरी हैजार्डस है, ये पॉइजनस है, या इनके निर्णय का मैं सम्मान करता हूं। पर मुझे बताइए 2 सप्ताह में कैसा होगा? अगर पोल्यूशन कम करने वाली कोई टेक्नोलॉजी लानी है, कोई इंजीनियरिंग में उसके कोई चेंजेस करने या डीजल गाड़ियों का कन्वर्शन सीएनजी में करना है, तो मुझे लगता है ये सबको क्लियर करने के लिए थोड़ा समय लगेगा और मैं उनके बात से बिल्कुल सहमत हूं। और हमने इसीलिए केवल जो 2 सप्ताह की मुदत है, ये कम से कम हमको 6 महीने की मुदत नीति निर्धारण के लिए मिले और उसके बाद हम तुरंत इसको पॉलिसी बनाकर इम्प्लीमेंट करेंगे और स्वच्छ भारत और प्रदूषण मुक्त भारत, यही हमारा मिशन है। और मैं निश्चित रूप से ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो विचार उन्होंने जो निर्णय दिया उससे सहमत हूं। केवल टाइम के बारे में अगर ये करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। आज मुझे ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारी मिले थे, उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया है। अगर हम 2 सप्ताह में अगर उनकी गाड़ियां बंद कर देंगे तो बैंक का कर्जा कैसे देंगे? वो भी गरीब लोग हैं। आखिर हमको सबका विचार करके निर्णय करना पड़ेगा। मैं ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्णय का आदर और सम्मान करता हूं और इसीलिए हम लोग मुदत मांगने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय हमने किया है। बिल्कुल ठीक है। तो ट्रांसपोर्टर लोग आपसे मिलने आए और उनकी बात सुन करके आप 6 महीने का उनसे कह रहे हैं कि सिर्फ एक 6 महीने की डेडलाइन बढ़ा दीजिए, लेकिन ये कैसे भरोसा हो कि 6 महीने के अंदर ये काम हो जाएगा? क्योंकि आमतौर पर फिर ये डिले और ज्यादा देर में 6 महीने का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में देने के लिए हमारी मंत्रालय तैयार है सर। 6 महीने में हम इसके 6 महीने क्या 3 महीने में कोशिश करेंगे, मांगेंगे 6 महीने का समय, 3 महीने में करेंगे और तुरंत पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे हम। जी बिल्कुल। दूसरा सवाल, क्योंकि आपने अपने लिए मंत्री पद संभालने के बाद बहुत ही बड़े टारगेट सेट कर लिए थे, जहां तक सड़कें तेजी से बनाने का सवाल है, लेकिन पहले तो प्राइवेट पार्टियों के इश्यूज थे, एग्रीमेंट के इश्यूज थे, उसके बाद बैंकों के पास पैसा नहीं है, बैंकों का पैसा डूब रहा था, ये तीसरे इश्यूज थे। ऐसे में आपने जो अपने लिए टारगेट रखा था उसके कितने करीब आप पहुंचे हैं? मेरे हिसाब से 50% का शॉर्टफॉल है आपके टारगेट में। देखिए, पहली बात तो ऐसी कि मैंने जो टारगेट तय किया था कि 2 साल के अंदर
हमारी सरकार आने के बाद 2 साल पूरे होने के बाद हमारा एवरेज 30 किलोमीटर पर डे रहेगा, ये मैंने टारगेट रखा है जी। जब मैंने चार्ज लिया तब 2 किलोमीटर पर डे बनता था जी। और मार्च एंड में ये 12 किलोमीटर आया और जब मई एंड में हम लोग 1 साल पूरे करेंगे तो ये 14 किलोमीटर हो रहा है और नेक्स्ट मई में जब खत्म होगा तो निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि हम लोग 30 किलोमीटर पर डे इस एवरेज को पार करेंगे। जी। इस वक्त जो NHAI में जिस प्रकार का काम हो रहा है उसमें हम लोगों को एक चीज का और बड़ा इंतजार है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड हो, उसमें पैसा लगा दिया जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो NHAI का ये बॉन्ड पहली दफा जो आएगा वो कितना बड़ा होगा और कब आएगा? पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पास 42,000 करोड़ का बजट मिनिस्ट्री को है। दूसरी बात ऐसी है कि NHAI के पास 8 से 10,000 करोड़ तक का टोल आता है, तो हम ये टोल 15 साल के लिए सिक्योरिटाइज करेंगे तो उससे भी हमको 1,40,000, 1,050 करोड़ हमको मिल सकते हैं। फिर 1 अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी सरकार ने ये निर्णय किया है कि जो पेंशन और इंश्योरेंस फंड्स है वो भी हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देंगे। चौथी बात जो महत्वपूर्ण है कि हम अभी मैं अगले महीने जापान में भी जा रहा हूं और हमारे इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड्स, कैनेडियन फंड्स, अमेरिकन फंड वो भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाने के लिए तैयार है, लो इंटरेस्ट का। और जापान में मैं जा रहा हूं, वहां भी कोशिश कर रहा हूं कि हमको पैसा मिले। हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी बना रहे हैं कि उससे हमको ये पैसा मिल सकता है। कुछ अड़चने हैं और इसलिए मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में पैसे की कमी नहीं है, हम लोग निश्चित रूप से काम कर सकेंगे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में आज तक जितना काम नहीं होगा उतना काम ये 5 साल में होगा और ये टारगेट हम निश्चित रूप से पूरा कर सकेंगे। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पैसों की कमी नहीं है लेकिन कुछ अड़चने हैं। एक्चुअली थोड़ा सा इसको इलेबोरेट करेंगे तो अच्छा होगा। असल बात वही है कि फंडिंग आना चाहती है लेकिन कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। ये क्या अड़चने हैं? लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। पहले 70,000 करोड़ लगने वाला था, अब 1,80,000 करोड़ होगा। फिर भी हम पैसे की भी चिंता नहीं, वो भी हम देने के लिए, पर समय उसमें नहीं जाना चाहिए। क्या होता है 3-3 साल 4-4 साल लैंड एक्विजिशन होने के कारण एस्केलेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्टर भाग जाता है। अगर एक बार ज्यादा नहीं तो भी उसकी कॉस्ट बढ़ती है, उसके बजाय किसानों को पैसे दिए कोई प्रॉब्लम, हम देने के लिए तैयार है, पर यह काम फास्ट होना चाहिए। और उसके लिए क्या करने की जरूरत है? सरकार के किन किन अंगों को क्या क्या फिक्स करना है ताकि स्पीडी फैसले? मैं आपको एक केस स्टडी करने के लिए कहूंगा। WCL करके नागपुर में वेस्टर्न कोलफील्ड है, मैं वहां से नागपुर से मंत्री हूं और हमने इतने 2,000 लोगों के लैंड एक्विजिशन के प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए और वहां 3 माइन शुरू हुई। हमारा जो 50 साल में 35 मिलियन टन ये उत्पादन था कोल का, वो 44 मिलियन टन हुआ और हर महीने के 25 तारीख को एक माइन ओपन कर रहे हैं। तो हम लोग 1 साल के अंदर 100 मिलियन टन पे जा रहे हैं। अब किसान आ रहे खुद होकर के अपनी जमीन लो और हमको पैसे दो, इतने अच्छे रेट मिल रहे हैं। तो रोड में भी यही होगा। दूसरा, हम लैंड एक्विजिशन के लिए 3 मॉडल पे स्टडी करें। सूरत का मॉडल, विजयवाड़ा राजधानी बन रहा वहां का एक मॉडल है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नई मुंबई में बन रहा, तीनों का स्टडी करके हम कोई बाईपास के लिए और एक नया लैंड एक्विजिशन का मॉडल भी तैयार कर रहे हैं। हम ये भी सोच रहे हैं कि रोड में अगर किसी की लैंड आती है तो उसको कॉम्पेंसेशन देने के बजाय उसको इक्विटी में पकड़कर उसको इंटरेस्ट प्लस 2% या 3% ऐसे रिटर्न सब 15 साल 20 साल जब तक वो टोल रहेगा तब तक उसको मिले। इस प्रकार के भी हम लोग मॉडल पर काम कर रहे हैं। हम किसानों के हित में काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि जो नए नए निर्णय हमने किया, हाइब्रिड मॉडल हमने लाया है, इसके कारण काफी एक्सीलरेट हुए हमारे सेक्टर के लोग और मुझे लगता है कि हम जल्दी बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। रुक करते हैं पॉलिटिक्स की तरफ। आजकल एक खबर बहुत जोर से चल रही है कि मुंबई और महाराष्ट्र के जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उसमें जो विकास के मुद्दे हैं उस पर आपके विचारों में और राज्य सरकार के विचारों में थोड़ा फर्क है। और उसका उदाहरण ये है कि ये जो सी लिंक बनना है ट्रांस हार्बर वाला, जिसमें लिंक बनने की बात है, उसमें अब आप ये सुझाव दे रहे हैं कि अंडर सी टनल बनना चाहिए। इसमें जरा सा खुलासा कर दीजिए कि सच्चाई क्या है। ये बात सही है कि मेरा सुझाव था कि जैसे बेल्जियम और रॉटरडैम के बीच में एक पुश बैक टेक्नोलॉजी का यूज करके एक टनल बनी, हिमस टनल बनी है, उस प्रकार का एक अंडरग्राउंड रिंग रोड मुंबई में बना है। ये मेरी सोच थी।
और विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हम कोस्टल हाईवे बनाएं और ये नावा शेवा से सिवरी प्रोजेक्ट बनाएं। ये नावा शेवा से सिवरी प्रोजेक्ट मेरा ही था, मैंने ही शुरू किया था उसका जब मैं मंत्री था, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी तय किया है कि महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री जो निर्णय करेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। हमारा मत जो है, अगर उसमें जो भी कुछ है, फिर भी जो अंतिम निर्णय वो करेंगे उसको हम सहयोग करेंगे। जी बिल्कुल। अभी दूसरा मसला ये है कि इसको पूरा करने के लिए जो लैंड चाहिए, जिसके बारे में आपने कई बार कहा और मेरे इंटरव्यू में भी कम से कम 2 बार आपने इसका जिक्र खुद किया था कि मेरी तरफ से जो सहयोग बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की जमीन और उस मामले में जो भी चाहिए मैं करूंगा, तो उसमें जमीन वगैरह जो महाराष्ट्र सरकार चाहती है आपसे, वो आप देने के लिए बिल्कुल तैयार है? मान लिया जाए कि वो फाइलें बिल्कुल साइन हो जाएंगी। पहली बात तो आपकी ये गलत जानकारी है, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट की कोई जमीन सरकार ने मांगी नहीं है। ये जो नावा शिवा से सिवरी है उसके लिए कोई जमीन लगती है जेएनपीटी की, तो निश्चित रूप से हम देंगे। अभी तक मुख्यमंत्री जी से मेरी इस विषय पर बात नहीं हुई है, पर जहां कोई जमीन लगती है तो हम जरूर सहयोग करेंगे। कमिंग बैक टू पॉलिटिकल साइड ऑफ इट, ऐसी स्टोरीज, आप इतने सीनियर नेता हैं, ये एक नए जवान मुख्यमंत्री हैं, आप दोनों में मतभेद की खबर चलनी क्यों चाहिए? इस पर भी जरा सा मुझे थोड़ा सा शरारत नजर आती है। ये 100% शरारत है। मुझे इस बात का दुख है कि कारण न होते हुए इस प्रकार के न्यूज देकर जो डैमेज करने की कोशिश, के लिए कानून बनना चाहिए, क्योंकि गलत प्रकार से इस प्रकार से जो न्यूज देते हैं और इस प्रकार से कंफ्यूज कर देते हैं लोगों को, ये रुकना चाहिए। ये ठीक नहीं है सर। ये फिर आप मीडिया देवेंद्र फडणवीस आप ये कानून में इतना अच्छा कॉर्डिनेशन है कि मैं कभी भी उनको कहूंगा तो मेरी बात मानते हैं और वो कहेंगे तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। हमारे बीच में किसी प्रकार का विवाद भी नहीं है और ऐसी कोई अड़चन भी नहीं है, और मैंने पहले भी उनको कहा जो तुमको लगता है वैसा करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। सर ये कानून कॉस्ट में महाराष्ट्र सरकार, हाँ सर, ये आपने कानून बनाने की बात कही है, तो फिर आपने तोहमत तो मीडिया पर डाल दी। ये कोई हम लोग सपने में कोई खबर आती हो ऐसा तो होता नहीं है। आपको मालूम है कि खबरें कैसे दी जाती हैं? कल देखो, कल मैंने अमरावती में 2 दिन पहले कहा था कि किसान केवल सरकार और भगवान के ऊपर डिपेंड ना रहे। 1 एकड़ में अगर 25 क्विंटल गेहूं होता है और 1 एकड़ में 10 क्विंटल होता है, तो नई टेक्नोलॉजी को समझे, फर्टिलाइजर को समझे, ड्रिप इरिगेशन लगाए, उसकी सक्सेस स्टोरी का अध्ययन करें और हम अपने जीवन को बदलने का आत्मविश्वास जगाए। तो उधर मेरे नाम से पूरी न्यूज लगा के चला दी कि मैंने कहा कि गवर्नमेंट और गॉड पर मत रखो। नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, लेकिन ये जो करके लिख दिया। अच्छा सर, ये लेजिटिमेट है। मेरा पॉइंट दूसरा करना ये ठीक है क्या? नहीं, मेरा पॉइंट ये है कि ये लेजिटिमेट ओपिनियन में फर्क हो सकता है और विचार अलग अलग हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी जो रिपोर्टिंग हो रही है, ये कोई सूत्र खबर देता होगा, ये मीडिया अपने मन से तो नहीं लिखता ना सर? नहीं, मेरा भाषण है, वीडियो कैसेट है उसकी। नहीं, मैं बॉम्बे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के मामले में आपकी और देवेंद्र जी के बारे में जो मतभेद है उसकी बात कर रहा हूं। देखो, अगर है तो सोर्स ओपन करे, वो सोर्स का नाम न बताते हुए गलत न्यूज छापना बराबर नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। एक विषय और है सर जिस पर आपकी राय बहुत जरूरी है। भले ही आप नागपुर से आते हैं जो आरएसएस के हेडक्वार्टर से बहुत नजदीक है, लेकिन आपके खुद के विचार भारत के बारे में, सेक्युलरिज्म के बारे में, हिंदू मुसलमान के बारे में क्या है हम सबको पता है। लेकिन ये श्रीमान संजय राउत और श्री साक्षी महाराज जैसी भाषा बोल रहे हैं, इसको एक आदमी का बयान, 2 आदमी का बयान दे करके बीजेपी का और एनडीए सरकार का शीर्ष नेतृत्व कब तक इस इशू को इग्नोर करेगा? देखो, पहली बात तो ऐसी है कि संजय राउत शिवसेना के, वो एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी है और उनका बयान क्या देना क्या नहीं देना ये उनका अधिकार है और उनके बयान से हमारा कोई संबंध नहीं है। जहां तक हम चाहते हैं कि किसी के होठ के अधिकार को काटने का सवाल ही नहीं उठता। सबका साथ, सबका विकास, जात, पंथ, धर्म, भाषा के ऊपर उठकर सबको साथ लेकर हम देश का विकास करना चाहते हैं और हमारी भूमिका, नरेंद्र मोदी जी की भूमिका और भारतीय जनता पार्टी की भूमिका, इसके बारे में ऑफिशियल भूमिका यही है और हमारी सोच बहुत साफ है। अब कुछ लोग गलत बयान देते हैं, वो उनका व्यक्तिगत मत है, हम उनसे सहमत नहीं है सर। और जहां तक शिवसेना की बात है, शिवसेना एक अलग राजनीतिक पार्टी है, कौन सा व्यू लेना क्या नहीं लेना ये उनका अधिकार है, उसके ऊपर मुझे कोई टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। सर, दरअसल मेरी आपत्ति इसी जगह है कि वो आप एग्री नहीं करते, यहां तक तो आप कह रहे हैं, अलग पार्टी है, बिल्कुल उनको राय अपने रखने का हक है, लेकिन जो बयान है वो निंदनीय है कि नहीं? साक्षी महाराज जो आपकी पार्टी के सांसद हैं, जिनको कारण बताओ नोटिस दिया हुआ है, वो बयान निंदनीय है कि नहीं? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि पार्टी में भी अध्यक्ष जी ने सबको सूचनाएं दी है
और इसलिए मैं मजाक में जब पार्लियामेंट में जाता था तो मैं आपके टीवी वालों को कोई गिराक मिला कि नहीं मिला मजाक में नहीं सर, हम ग्राहक नहीं ढूंढते। क्या लगता है, ग्राहक कैमरा देख करके उत्साहित होकर बोलना शुरू कर देते हैं। तीसरा उदाहरण श्रीमान वीके सिंह का है। देखिए, पहली बात तो ऐसा है कि वीके सिंह जी की तकलीफ की आप समझने की कोशिश करो। देखो, हमारे साथ अब कोई अन्याय करता है, हमारे साथ कोई गलत न्यूज छाप के हमको बदनाम कर देता है, तो कोई उसकी भी अस्वस्थता रहती है, उसकी भी रिएक्शन होती है, उसको भी मीडिया ने समझना चाहिए। जो ग्राउंड रियलिटी से अलग है, उस बात को जानबूझकर खुरापत करके लिखवाना, छपवाना और उसके बारे में न्यूज चला देना और मजा लेना, ये भी बात ठीक नहीं ना संजय जी। आप ऐसा कभी नहीं करते, मैं आपके बारे में जानता हूं, पर ये करने वाले लोगों का ये कार्य ठीक नहीं है ना। जी बिल्कुल। एक विषय और चला है, चूंकि हम लोगों ने यहाँ थोड़ी मीडिया और उसके व्यवहार और नेताओं के बयानों की चर्चा कर ली है, इसलिए वो चला है कि इंटरनेट बिल्कुल भारत के नागरिक का मूल अधिकार है कि नहीं, कि इंटरनेट पर उसका एक्सेस कैसे हो, स्पीड कैसी रहे, कॉस्ट कैसी रहे, और इसमें एक कानून होना चाहिए। आजकल टेलीकॉम कंपनियां कोशिश ये कर रही हैं कि ये जो नेट न्यूट्रलिटी का सिद्धांत है, इसको किसी तरीके से तोड़ा जाए ताकि वो अपनी कमाई बढ़ा सकें। सारे लोग आजकल इसका बड़ा अपना ओपिनियन दे रहे हैं। आज आपके सहयोगी रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि इस मामले में जो मूल प्रिंसिपल है नेट न्यूट्रलिटी का, उसको वो मानते हैं। आपको भी इस पर एक राय आप जरूर रखते होंगे, वो राय क्या है हम ये जानना चाहते हैं, क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो पूरा प्रोजेक्ट है, मेक इन इंडिया का जो पूरा प्रोजेक्ट है, वो अगर नेट के फ्रीडम के साथ, खुले इंटरनेट के एक्सेस के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो नुकसान हो जाएगा सर। रविशंकर प्रसाद जी ने सरकार की ऑफिशियल भूमिका जाहिर की है, मैं उससे सहमत हूं, और इंटरनेट के बारे में जो आज अधिकार है वो वैसा ही रहेगा, और कोई प्राइवेट कंपनी को इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए और प्रॉफिट मेकिंग करने के लिए हमने अवसर देना उचित नहीं होगा। और इसलिए जो लोगों की भावना है उससे हम सहमत है और सरकार उसको प्रोटेक्ट करेगी, यही विश्वास मैं देना चाहता हूं। बिल्कुल सर, ये विश्वास आपका देना बहुत ही बढ़िया और बड़ा जरूरी है। दरअसल गडकरी साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इस बातचीत के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।